आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, किसी भी चैप्टर में किसी भी चीज के ग्रोथ को जब आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ग्रोथ का सिर्फ एक ही रीजन होता है इस पूरे बायोस्फीयर में, वो है सेल डिवीजन। आपका एक फिंगर भी अगर थोड़ा भी कट हो गया ना, माइनर सा भी, तो उसकी जो हीलिंग होती है वो इस वजह से हो पाता है क्योंकि आपके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। जिस सेल का लॉस हुआ है तो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल जो सेल है वो खुद में डिवीजन करके वहां के बाकी सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है। और एक और चीज है, इसका ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर एक सेल सेल डिवीजन करेगा ही। अगर हार्ट के सेल भी सेल डिवीजन पूरी लाइफ कर रहे होते, कभी किसी को हार्ट के ट्रांसप्लांट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें और हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में क्राइटेरिया लिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे बेसिक बात आपको क्या सीखनी है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक्चुअली जो स्टेज के ऊपर का परफॉर्मेंस है ना, वो है जैसे आप कहीं पे कोई फंक्शन देखने गए, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, तो गेस्ट आए, उन्होंने 1, 1.5 या 2 घंटे का जो भी प्रोग्राम है वो देखा, ठीक है, दैट इज सेल डिवीजन जो आपको दिखता है। लेकिन उसके पीछे आपने 1 मंथ प्रैक्टिस करी हो। अब डीआईडी में कोई जा रहा है तो बोलता है मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, कोई बोलता है मैं 3 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा था, सेम जो है सॉन्ग उसी के ऊपर। तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड वर्क है, दैट इज साइकिल। सेल डिवीजन तो बच्चों को समझ आ जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वो सुपर इजी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। और सेल साइकिल भी आसान तो है, लेकिन उनको दिक्कत क्या आती है बच्चों को, उसमें वो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल अलग से क्यों पढ़ने की जरूरत है, फिर ये सेल डिवीजन कहाँ से है वो भी सिखाऊंगी मैं आपको इस चैप्टर में। और ये जो सेल डिवीजन है इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अभी अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका एक फिंगर कट हो गया तो उसकी हीलिंग कैसे होगी, सेल डिवीजन से। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्जिकल वर्क होते हैं, जितनी भी सर्जरी होती है पेशेंट्स की, सर्जरी नहीं हो पाएगा अगर सेल डिवीजन नहीं होगा। वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ सर्जरी करते हैं कि जिस पेशेंट का कहीं भी ऑपरेशन किया जाएगा, कुछ टाइम के बाद सेल डिवीजन करके वहां पे वो स्किन जो है वो अटैच हो जाएगा, इस वजह से वो कर पाते हैं। तो सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। दूसरी बात ये है, जैसे ही बाकी चैप्टर्स को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ प्लांट किंगडम का, ठीक है, वहां आपकी बुक ने स्टेटमेंट लिखा है, मियोसिस इन 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अब वहां बच्चे वापस क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मियोसिस क्या है, यहाँ पे 1 में मियोसिस हुआ तो 4 कैसे हो गया, एक सेल डिवाइड होता है तो 2 सेल ही बनते हैं, 4 क्यों हुआ पे, मतलब उसको फिर वापस एक्सप्लेन करने के लिए इसी चैप्टर को और हाफ आवर एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ये भी अल्फाबेटिकल चैप्टर में आता है। अल्फाबेटिकल चैप्टर बोलने का मतलब है जिसको किए बिना बायो के आगे के कॉन्सेप्ट्स को आप सीख ही नहीं सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। दूसरी बात, आप जब तक पूरी लाइफ बायो की पढ़ाई करेंगे, हर जगह सेल डिवीजन आएगा ही आएगा। सेल डिवीजन कोई भी ऐसा चैप्टर, किसी भी चैप्टर को उठा के देख लेंगे, कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। रीजन क्या है, इवन की जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी तो वहां भी जो डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ भी बताने जा रही हूँ आपको, तो वहां भी जो आप डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से आया, क्यों करेगा, उसको क्या पड़ी है, आपके बॉडी के अंदर जितने डीएनए अवेलेबल है एक सेल के अंदर, उसको क्या पड़ी है, क्यों डिवाइड करेगा वो, तो जरूर उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा। तो रीजन जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो वो ये है कि अभी जैसे आपको यहाँ पे एक सेल नजर आ रहा है, ये है 1 सेल, इसने अपने आप को डिवाइड किया, इसने 2 सेल में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। इसके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46। माइटोसिस की बात अगर हम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में 2 ही टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, तीसरा है ही नहीं, तब भी बच्चों को 2 में ही इतनी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो अगर इसके पास 46 है तो सबसे बड़ा जो इस सेल के पास चैलेंजिंग जॉब है कि इसको इन दोनों डिवाइडेड सेल को भी 46 क्रोमोसोम ही देना है। तो अब यहाँ पे एक हिडन स्टोरी तो है, यानी कि जरूर सेल साइकिल के बीच में कहीं ना कहीं क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होगा।
क्रोमोसोम में जो बैठे हुए डीएनए है वो जरूर रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कहीं ना कहीं पे परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसकी बात आती है तो एक आपके पास यहाँ पे सबसे पहले जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, अब आपका सेल साइकिल आता है निकल के। यहाँ पे क्या आता है? सेल साइकिल। अब ये जो सेल साइकिल है ये आपको जो दिख रहा है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है, उसी की हेल्प ली है मैंने। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बहुत सारे है साइकिल, बट ये बेस्ट है और इसमें कुछ नया हो भी नहीं सकता है। ऐसा भी नहीं कि हम कुछ इसमें इनोवेशन कर लें। ये है तो है, G1S G2M है तो है। और इस पे कितने क्वेश्चन से आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझते चलेंगे ध्यान से। अभी अभी मैंने बोला कि जो स्टेज के ऊपर का परफॉर्मेंस है, एक्चुअली वो परफॉर्मेंस सिर्फ ये चार है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन ये एक सेल जिसने चाहा कि मुझे डिवाइड करना है और इसको पूरा एक साइकिल यहाँ से घूमना पड़ा खुद को डिवाइड कराने के लिए। तो जब ये डिवाइड कराने के लिए घूमा तो इसके पास जितने क्रोमोसोम है उतने सेम सेम क्रोमोसोम ये दोनों को देता है। इसका मतलब है कि इस बीच में कहीं ना कहीं एक चीज हिडन है। यहाँ पे क्या हिडन? ये है कि आखिर किस फेज के अंदर ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो वहां हम लोग एस फेज की बात करेंगे। सबसे पहले इस साइकिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपके पास जो यहाँ एम फेज है उसमें प्रोफेज प्लस मेटाफेज प्लस एनाफेज प्लस टीलोफेज, इन चारों को एक साथ हम एम फेज कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? एम फेज। तो बोलने का मतलब है साइटोकाइनेसिस तो जब पूरा हो गया ना तो सेल डिवीजन होगा, ये तो अलग ही है। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। यहाँ देखिए डिवीजन करके ये दोनों दो हो गया, ठीक है। फिर सवाल ये उठता है कि G1 प्लस एस प्लस G2 के लिए भी कोई ना कोई टर्म देते होंगे। तो बोला जाता है, इसको दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोले हम? इसको दूसरे स्टेटमेंट में हम लोग ये बोलते हैं कि द फेजेस बिटवीन टू एम फेज। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? द फेजेस बिटवीन टू एम फेज इज नोन एज इंटरफेज। मतलब G1 प्लस एस प्लस G2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम फेज बोलेंगे। पहले मैंने क्या बोला? एक एम फेज है, फिर हम यहाँ से घूम के दूसरे एम फेज तक आए, तो बीच में जो गैप है उसको हमने क्या बोला? इंटरफेज। क्या बोला हमने? इंटरफेज बोला। पहली बात ये। दूसरी बात हमने क्या बोला कि G1 प्लस एस प्लस G2, हम लोग इन सबको ऐड करके क्या बोलेंगे? इंटरफेज बोलेंगे। इंटरफेज समझ आया सबको? मैं इंटरफेज क्या बोल रही हूँ, समझ आ रही है मेरी बात सबको? है ना? तो ये जो आपका सेल साइकिल है उसमें बेसिक, अगर हम एक बात करें यहाँ पे कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जब आप डिवाइड करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस डिवाइड करने के काम में, इस सेल साइकिल में कंप्लीट ओवरऑल इसके कितने फेजेस हैं, तब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? ओवरऑल यहाँ पे जो आपके फेजेस हैं वो टू है। एक है आपके पास एम फेज और दूसरा है इंटरफेज, ठीक है। तो साइकिल, सबसे पहली बात ये है कि हम लोग वर्ड और टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर एम फेज से आप शुरू कर रहे हैं तो वापस आपको घूम के कहाँ आना है? एम फेज पे आना है। अगर आप जीवन फेज को देख रहे हैं तो कभी ना कभी ये सेल साइकिल घूमता घूमता कभी ना कभी वापस जीवन पे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग इसमें जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आपने सुना और सीखा, दैट इज सेल साइकिल, ठीक है। सेल डिवाइड्स cell divides into two daughter cells by cell division which includes various sequential
events between two M phases. Which is termed as सेल साइकिल। मतलब ये क्या है, ये एक सीक्वेंस को यहाँ पे शो करने का काम करता है, और इसके ऊपर एक बार आप चेक कर लेंगे, आपको हर ऑल्टरनेटिव ईयर में एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब ये मैंने आपको कौन सी बात बोली है, सबसे पहले अगर फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले हमने बोला मतलब दो एम फेज के बीच का, तो एक को हमने बोला इंटरफेज। इंटरफेज के विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ G1 S G2। इन तीनों को एक साथ ऐड करके हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। देन दूसरा आपके पास हो गया यहाँ पे एम फेज। ठीक है, ये मैं आपको इतने देर से समझा रही हूँ। ये आपने क्या किया यहाँ पे, अगर बेसिक यहाँ पे बात करी जाए तो दो है आपके पास, एक है इंटरफेस जिसमें G1 प्लस एस प्लस G2 है, और एक है आपके पास एम फेज। और करके मैं एक और चीज बता दूं आपको, अगर आपको ऐसे नहीं दिया गया है ऑप्शन, अगर आपको सिर्फ चारों के बीच में दिया गया है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ऐसे और लिख देती हूँ। और एक और तरीका है, अगर आपको चारों को सीरीज में करना है तब आपके पास एक ही तरीका है, आप कीजिए G1 S देन G2 देन M। ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। G1S G2M क्या करेगा, आपको चार ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज G1 G2 SM, सेकेंड ऑप्शन इज SM G1 G2, थर्ड ऑप्शन इज M G2 G1। तो इस तरीके से करके वहां पे राइट ऑप्शन क्या आपको मार्क करना है, G1S G2M। क्योंकि बच्चों को समझ में आने में इसको दिक्कत आती है, तो जिसकी वजह से वो कंफ्यूज करते हैं इसमें। तो आपको हमेशा ये सीरीज जो है इसको याद रखना है, G1S G2M। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे मूव करूंगी। Yes, ma'am. Done. अब आपको समझ आ रहा होगा कि नेक्स्ट वर्क क्या है हमारे पास, अगला जो काम है ना, वो आपको क्या करना है, G1S G2 और M तो खैर चैप्टर ही है। ये जो एम फेज आप इतने देर से सुन रहे हैं ना, ये एम तो हमें पढ़ना ही है। बस थोड़ा सा आपको सीखना है G1 फेज में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है, बस। ठीक है, G1S G2 का वर्क जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट में आपको समझाऊंगी, G1 में क्या होता है, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये साइकिल बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, हालांकि कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान सा इजी सा है। ठीक है, मैं यही मेंशन करूंगी। एम थोड़ा साइड में करते हैं, G1S G2 का हम लोग वर्क देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, बस और कोई रीजन नहीं है। चलिए, सबसे पहले G1 जो है दैट इज गैप वन फेज कहते हैं इसको। G1 है ना, तो इसका पूरा नाम क्या है, गैप वन फेज। एक्चुअली ये सबको क्या मानते हैं, गैप मतलब कि दो एम फेज के बीच का गैप है, तो इसलिए इसकी वजह से नाम क्या रख दिया है। अब एस क्यों आ गया, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा एस क्या है, तो सिंथेसिस फेज है, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं G1 का।
G1 और गैप 1 फेज। सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट इसका, जितना कट टू कट बता रही हूँ बस उतना याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा फेज है जिसमें सेल जो है वो सिर्फ ग्रो करेगा और ग्रो करने के साथ साथ इसके अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो होती रहेंगी, तो ये आपके पास G1 फेज है। क्या है ये? G1 फेज है। पहला पॉइंट, सेल ग्रोज कंटिन्यूअसली, पहला खत्म बस। दूसरा, इसी का ही सेकंड पॉइंट, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ओवर, बस इतना ही। ज्यादा आपको पजल होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना हो गया। ये पहचान है गैप 1 फेज की। G1 में आपने क्या लिखा है, यहाँ पे सेल ग्रो कर रहा है और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। फिर आते हैं एस फेज पे, इसके बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका एस फेज। एस फेज को लिख लीजिए। एस फेज इज सिंथेसिस फेज। इसके बारे में लोग बात करेंगे तो एस, और सिंथेसिस का शॉर्ट हमने एस लिया है यहाँ पे, सिंथेसिस फेज। इसमें हम लोग लिखेंगे, आपको सेंट्रियोल याद है? सारे बच्चों को सेंट्रियोल? यस मैम। यस मैम। तो सेल डिवीजन के टाइम में मैंने आपको बोला था कि एनिमल्स में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, याद आया? यस मैम। हाँ, तो उस सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन एस फेज में होगा। डीएनए रेप्लिकेशन भी कब होगा? एस फेज में होगा। तो एक हमने लिखा डीएनए रेप्लिकेशन, बस ओवर। और दूसरा हमने लिखा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। ये पूछा हुआ क्वेश्चन नीट के एग्जाम में। और एस फेज और डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो उल्टा करके कितनी बार पूछा गया ना, इसकी तो काउंटिंग नहीं। आप खुद ढूंढ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। एस फेज में कॉपीराइटेड जो आपको सीखना है वो है क्या क्या होता है। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, मतलब यही जाके तैयारी कर रहा है, आगे जाके सेल को देगा कि हाँ ये लो, तुम अब बराबर बराबर नंबर के जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, उनको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, फिर आएंगे G2 फेज पे। मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा भी समझाया था सेल चैप्टर में, अगर नहीं याद हो तो बहुत छोटी सी बात है। मैंने आपको बताया था कि अगर डीएनए आरएनए बनाएगा तो आरएनए प्रोटीन बनाएगा, तो सवाल ये उठता है कि प्रोटीन आखिर कब बनेगा। तो कभी भी बच्चे कहते हैं मैम हम G1 और G2 में कंफ्यूज हो गए। भाई इतना तो कॉमन सेंस है, G1 पहले आ रहा है, G2 बाद में आ रहा है। तो एस ने जब रेप्लिकेशन करा है तो G1 तो नहीं करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? G2 करेगा। तो G2 में हम लोग फिर वापस वही लिखेंगे, ये वाला पॉइंट कॉपी करेंगे, सेल ग्रोज यहाँ पे कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसको डिवाइड करना है। उसको क्या करना है? डिवाइड करने के पहले सेल अपने साइज को बढ़ाता है। तभी तो यहाँ पे देखिए जैसा सेल था वैसे ही डिवाइड करके इसने दिया है। और दूसरा जो इसका कॉपीराइटेड पॉइंट है वो क्या है इसका? G2 का, प्रोटीन सिंथेसिस, G2 फेज का। ये रहा आपका G2 और गैप 2 फेज। पहला सेल ग्रोज और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस। बस ओवर हो गया। इतना ही आपको सीखना है G1 G2 के बारे में। एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा, नहीं छूटेगा। जाके चेक कर लेंगे, बस कट टू कट जितना आपको सीखना है उतना मैंने आपको सिखा दिया। ये देखिए, एक भी नीट का क्वेश्चन आपके इस सेल साइकिल से, अभी एम बाकी है, G1 G2 से मतलब
गारंटी है मेरी, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। मैम 10। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ना एक आपके पास जी नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्वेश्चन स्टेज कहते हैं। जैसे अभी भी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल पार्टिसिपेट नहीं करता फुल लाइफ सेल डिवीजन में। अगर ऐसा होता तो किसी के हार्ट में अगर कोई एरर होता तो सेल डिवीजन खुद ही उसका करेक्शन कर लेता, किसी को पेस मेकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। तो कुछ आपकी बॉडी के ऐसे सेल होते हैं जो कि डिवाइड तो करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो निकल जाते हैं बाहर, बोलते हैं बस मेरा काम हो गया, अब मुझे पूरी लाइफ जो है वो मुझे डिवाइड नहीं करना। ये बेचारा काम भी करता है फुल लाइफ, लेकिन फिर वहां से एक रेस्टिंग स्टेट में बाहर चला जाता है हमेशा के लिए। तो इसको हम लोग क्वेश्चन स्टेज कहते हैं, जी नॉट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जी नॉट फेज कहते हैं। तो एक जी नॉट पे एक ही क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका ले लिया था आपने स्क्रीनशॉट और लिख लेंगे ऐसे। और एग्जाम में भी अगर तीनों बोल दिया जाए तो एक साइकिल छोटा सा बनाना है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चलिए जी नॉट फेज के बारे में बात करते हैं। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपके पास है, इधर से उल्टा लग रहा है ना, इसको इधर कर दीजिए, ऐसे कट ही जाता है ये बेचारा। अब यहाँ से ऐसे एरो कर दीजिए। जी नॉट फेज, this phase is also referred as quiescent stage of the सेल साइकिल। मतलब पूरे साइकिल में एकमात्र यही है जिसको बोला जाता है कि रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग होता नहीं कभी भी, आपकी बॉडी में एक सेल भी कभी रेस्टिंग होता नहीं है, मानने वाली बात है। सिर्फ मेटाबॉलिकली तो हमेशा ही एक्टिव होता है। सेल is metabolically active but no longer proliferate कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में। जैसे अगर आप लिजर्ड वगैरह के बारे में बात करें तो उसका टेल वाला जो पोर्शन है वो कट होने के बाद वापस से वहां पे रीजनरेट हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब रिक्वायरमेंट होती है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी ये वर्क करेगा, बट हम लोग यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे जो कंप्लीटली लॉस्ट कर चुका है। ठीक है, कभी भी वहां पे रिप्लेस होके दूसरा सेल आएगा ही नहीं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल cells of heart। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये? Yes, ma'am.
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? मैम आप एक बार G2 से समझा देंगी? G2? यस मैम। मैम एक बार आपको सेकंड पॉइंट समझा दीजिए ना, जी नॉट फेज का। किसका किसका सेकंड पॉइंट? मैम जी नॉट फेज का। यहाँ पे ना बोला जा रहा है कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, लेकिन अगर आप इससे डिवीजन की रिक्वायरमेंट करेंगे ना, मतलब अगर आप चाहते हैं तो आगे जाके ये प्रोलिफरेशन नहीं करेगा, बस इतना सा मतलब है इसका, ठीक है। और ओके एक और मैम। अभी क्या, एक और, हाँ G2 तो इससे समझ आएगा। देखिए सेल चैप्टर में एक्चुअली आप लोग भूल गए होंगे सेंट्रल डॉगमा, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। देखिए देखिए ये आपके सेल का ब्लूप्रिंट है। बोलने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी में मैंने आपको सिखाया कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होगा तो रेप्लिकेशन के बाद ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए जब आरएनए फॉर्म करेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए जब प्रोटीन फॉर्म करता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और प्रोटीन ही सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें हेल्प करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस फेज में होगा। तो उसके लिए मैंने बच्चों को एक बात बताया। बच्चों का कहना है कि मैम हम G1 में और G2 में कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रोटीन किस में बनता है। तो मैंने बोला कि एक बात याद रखना कि जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन के पहले प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है? क्या नहीं, उसके बाद हो रहा है। तो आपको याद क्या रखना है कि अच्छा जो यहाँ पे G2 वाला फेज है प्रोटीन सिंथेसिस इसी में होगा। अब आया समझ में? अब आया समझ में? थैंक यू मैम। हाँ चलिए, और कोई डाउट किसी को? नो मैम। एम फेज यानी फेजेस ऑफ माइटोसिस अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे आसान माइटोसिस है। माइटोटिक डिवीजन जो है वो सुपर इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी सा है। इसमें हर एक जो आपके पास फेज है ना, चाहे प्रोफेज की बात करें, चाहे मेटाफेज की बात करें, चाहे एनाफेज की बात करें, चाहे टेलोफेज की बात करें, हर एक का जो फीचर है दूसरे से कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है, मतलब बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको देख के पढ़ के सुन के समझ के आप बोले नहीं हम तो कंफ्यूज कर रहे हैं दोनों में। मैं आपको बार बार हर एक क्लास में बोलती हूँ कि जहां आपके पास कॉन्सेप्ट है वहां कंफ्यूजन की जगह ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो माइटोसिस में जब इसके फेजेस हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले प्रोफेज है। प्रो मीन्स होता है पहले, मेटा मीन्स होता है बीच में, इन द मिड। तो मेटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस स्टेज में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम्स आके अलाइन हो जाते हैं। अनाफेज में ये पोल की तरफ जा रहे हैं, टीलोफेज में ये यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं,
और यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल का बंटवारा हो चुका है, सेग्रीगेशन हो चुका है, ये अलग हो रहा है। ठीक है, ये तो रही बात बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बोलने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 बाई 1 करके हमें इन्हीं चारों को बस सीख लेना है और आपका काम जो है वो ओवर हो जाएगा। मतलब माइटोसिस डन हो जाएगा, बिल्कुल ओवर हो जाएगा, माइटोसिस में कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि जरूर जब हमने यहाँ पे फेजेस डिवाइड कर रखे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा सबके बीच में। एक चीज याद रखेंगे, सेल को डिवीजन करना है, सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा और डिवीजन स्टार्ट करने के बाद ये दो में डिवाइड कर लेगा खुद को। यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक खैर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। फिर सवाल एक और उठता है कि हमने इसको 4 फेजेस में क्यों डिवाइड किया है। तो ऐसा नहीं कि किसी सेल का कोई पुनर्जन्म हो जाता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में जाएंगे तो सेल बदल जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपकी बॉडी है, जब आप जब तक आप एलकेजी यूकेजी इन सब क्लासेस में पढ़ रहे थे तो बोला जाता था ये बच्चे किसके हैं, ये प्री प्राइमरी के हैं। फिर आप प्राइमरी में गए, फिर उसके बाद सेकेंडरी में, फिर हायर सेकेंडरी में। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी चेंज हो गई, आप में तो कोई चेंज नहीं आया ना, आपके लाइफ के फेजेस को हमने डिवाइड करा। ठीक उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी के बीच में कोई बाउंड्री लाइन दिया गया है, नहीं। सच्चाई और फैक्ट ये है, इस एक सेल को खुद को 2 सेल में डिवाइड कर लेना है। अब ये हमने बोला कि हमको यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर 4 अलग अलग फेजेस दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चारों को अलग अलग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, बस इतनी सी बात है। और अच्छी बात इसमें ये है कि सब के सब एक दूसरे से कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है। कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चे बोले हमें समझ नहीं आ रहा तो हम कंफ्यूज हो गए, तो हम पजल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बच्चों ने बहुत हवा बना रखा है इसका। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। इसके लिए आपको कॉपी में क्या करना है, सिर्फ लिखना है फेजेस ऑफ माइटोसिस। 1 इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। ठीक है, अब चलिए, बोलने का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि मुझे अब आपको प्रोफेज सिखाना है। ठीक है, और जब प्रोफेज में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ कि जो प्रोफेज लिख रहे हो, प्रोफेज का उल्टा जो है, ओपोजिट, क्या रीजन है क्यों मैं बोलती हूँ वो भी आपको समझ आएगा। प्रोफेज का जो ओपोजिट है वो टीलोफेज होता है। क्या होता है, लास्ट वाला जो टीलोफेज है ना, उसको हम लोग कहते हैं, बच्चों को मैं बताती हूँ कि वो उसका उल्टा हो जाता है, वो उसका ऑपोजिट हो जाता है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ, देखिए। यहीं से मैं आपको जो लास्ट वाला है ना टीलोफेज, उसको कॉपी कराऊंगी यहीं से, देखिए। अभी अभी क्या करना है प्रोफेज में, आपको इस न्यूक्लियस को देखना है ध्यान से, बाकी सारी चीजें नहीं, ये तो खैर सेल है, इसको ध्यान देना है बस। अब इसके जो कॉपीराइटेड पॉइंट्स हैं वो किसी और में आप लिख नहीं सकते, हो नहीं सकता, ऐसा आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। पहली चीज, मतलब आपने एग्जाम में देखा नहीं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, आपको प्रोफेज लिख देना है आंसर। मेरी बात समझ आई, आपने देखा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, आपको प्रोफेस मार्क कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। वापस मैं आपको याद दिलाती हूँ, अभी तुरंत तुरंत मैंने आपसे पूछा था सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल जो है ये तो किसके पार्ट है, सेंट्रोसोम के। तो ये सेंट्रोसोम जो है एक जाएगा एक साइड में, दूसरा जाएगा दूसरे साइड में, इसके लिए हम लोग कहते हैं इसको सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। ठीक है, अब इसमें से ऐसे ब्लू ब्लू कलर की ये थ्रेड निकल रहे हैं, दीज आर एक्चुअली स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेगा, मतलब शुरुआती स्टेज है, प्रोमिन्स पहले होता है, तो सही में यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लियोलस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस जो साइट ऑफ अकरेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल है वो गायब हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप ऑल्सो डिसअपियर्स। यहाँ पे नहीं लिखा है, वो तो खैर सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, disappearance of nuclear envelope या nuclear membrane। disappearance of
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी लिखा हुआ दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा हमारे से प्रोफेज के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये आपने क्या सीखा, प्रोफेज सीखा। क्या सीखा आपने, प्रोफेज। बोलने का क्या मतलब हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम किसमें होगा, प्रोफेज में। न्यूक्लियस कब गायब होगा, प्रोफेज में। न्यूक्लियोलस कब गायब होगा, प्रोफेज में। एक और रह गया, एक और पॉइंट अभी मैं नोट कर रही हूँ जो कि इसी से कंसर्न है। ऐसा भी नहीं कि कुछ आपको बैठ के रटने की जरूरत होगी, बहुत ही आसान है, बहुत इजी सा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है ना इस सेल को ध्यान से, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस तो खैर हमने लिख लिया, न्यूक्लियर एनवेलप भी हमने लिख लिया, तो इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ जो है दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक और हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दिस अपीयरेंस ऑफ, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, disappearance of Golgi complex ER etc कर दीजिए। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये है आपके पास प्रोफेज। ये प्रोफेज था आपका, इसमें से कुछ भी मतलब क्या हुआ, बच्चों को मैं कहती हूँ कि इसका ना 2 ट्रिक याद रखना। एक, पहला, सारी चीजें गायब हो रही हैं, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे न्यूक्लियोलस हो, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, डन। दूसरी बात, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और तैयारी करेंगे तो शुरू में क्या होगा, सेंट्रोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, बस इतनी सी बात है। ये आपका प्रोफेज हो गया। इस पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट, कॉपी में लिख लेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। Yes, ma'am, clear. क्वेश्चंस जब कराऊंगी ना और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सुपर इजी हो जाएगा क्वेश्चंस करने के बाद, लेकिन ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो बच्चों का फेवरेट स्टेज है, दैट इज मेटाफेज। बच्चों को अगर बोला जाए ना, आपके पास ना प्रैक्टिकल में, बुक में देखेंगे, आपके प्रैक्टिकल बुक में आपके पास एक प्रैक्टिकल है, अनियन रूट टिप में आपको माइटोसिस के किसी भी एक फेज को ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि जब प्रैक्टिकल की नोटबुक बना रहे हो तो उसमें से किसी भी एक अपने फेवरेट स्टेज को लिख लेना अपने कन्वीनियंस के लिए। बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे बच्चे मेटाफेज लिखते हैं। रीजन क्या है कि मेटाफेज के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आके अलाइंड हो जाते हैं, दूसरी लाइन ही नहीं है इसके अंदर। मेटाफेज में जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई दूसरी लाइन है ही नहीं। एक छोटा सा जो है यहाँ पे पॉइंट है आपके पास, और जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आपके एनसीईआरटी बुक में एक आपको बताया गया है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझेंगे ध्यान से, अगर आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज समझना है तो देखिए, अब यहाँ पे इसमें और इसमें मैं फर्क बताती हूँ आपको। ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाला ब्लर है, बट ठीक है, आपके बुक का है, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ठीक है। देखिए, ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये है मेटाफेज। आप बोलेंगे अब ये क्या है, देखिए, अभी अभी मैंने आपको प्रोफेज में बताया कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जब आपने लिखा, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते वक्त मैंने तो आपको बताया नहीं कि जब वहां पे क्रोमोसोम कंडेंस हुआ तो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बोला मैंने आपको।
मेटाफेज में अचानक से इंस्टेंटली मैंने आपको बोल दिया ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, कभी तो जा रहा होगा इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, है ना। तो अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब समझेंगे जो मैं बता रही हूं आपको, ये क्रोमोसोम अभी जा रहा है इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, ये जो है ये भी जा रहा है, ये जो है ये भी जा रहा है, मतलब सबके सबका मूविंग डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। कैसे पकड़ेंगे, आपको कैसे समझ आएगा कि कुछ लिखा ही नहीं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, क्योंकि ठीक इसी का उल्टा एनाफेज होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में अभी देखिए मैं एक एनाफेज लगाती हूँ तो आपको समझ आएगा। अभी ये क्या है, यहाँ पे एनाफेज है, ठीक है। मैंने दोनों को यहाँ पे अभी एक साथ रखा हुआ है, इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, आप समझिएगा ध्यान से। और मैं सही में कॉपी पेस्ट करूंगी, अपोजिट कर दूंगी बस। मैं जितने पॉइंट्स आपके ट्रांजिशन टू मेटाफेज में लिखूंगी ना, उसको कॉपी करके एनाफेज में पेस्ट कर दूंगी, और उसमें से कुछ वर्ड्स को मैं वहां पे उल्टा कर दूंगी, ठीक है। आप समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या है, क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। क्यों, ये देखिए पोल की तरफ डायरेक्टेड है। अगर आप अपने आप को ऐसे इमेजिन कीजिए कि बड़े बड़े आपके विंग्स लगा दिए जाए, और अगर आप आगे की तरफ भागते हैं, मूव करते हैं, तो आपके विंग्स का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, किस साइड होगा, बैकवर्डली डायरेक्टेड होगा या फ्रंट में डायरेक्टेड होगा वो? क्या मैम डायरेक्शन बैकवर्ड। होगा? हाँ, बैकवर्डली होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको पोल की तरफ भागना है, ऐसे समझिए, जब इसको पोल की तरफ भागना है, ये देखिए सब पोल की तरफ मूव कर रहा है, इसका मूविंग डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द पोल है। तो जब मूविंग डायरेक्शन इसका टुवर्ड्स द पोल है, तो हम बोलेंगे वहां पे, जब मूविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल है, बोलेंगे अच्छा इसका मतलब क्या है, ये जा रहा है पोल की तरफ। किधर जा रहा है, इसको इसके आर्म्स को देख के भी पहचानते हैं, कहाँ जा रहा है, ये पोल की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं कहती हूँ, ये जो तुमने एनाफेज बनाया है ना, जब ट्रांजिशन टू मेटाफेज बच्चों को बनाना होता है, तो बच्चों को मैं क्या कहती हूँ कि तुमने जो ये एनाफेज बनाया है, ऐसे ही साफ साफ बनाना, बस जो क्रोमेटिड आर्म्स है ना, उसका डायरेक्शन कर देना किधर की तरफ, कि वो कहाँ जा रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज जो है वो बन जाता है। तो मेटाफेज तो हम लोगों को लिखना है, लेकिन मेटाफेज के पहले हम लोगों को क्या लिखना है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज लिखना है। तो अभी मैं आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज लिख देती हूँ, इसको हटा रही हूँ मैं यहाँ से, ये क्योंकि उस डायग्राम की रिक्वायरमेंट थी आपको समझाने के लिए। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जो दिख रहा है ना, बच्चों को मैं कहती हूँ कुछ नहीं रटना है, जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है वही लिखना है। क्या नजर आ रहा है आपको, क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि आपने क्या सीखा, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे जाएगा, तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में उधर जाते हुए लिख दीजिए, क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। अभी देखिए फिर दूसरा उल्टा हो जाएगा, क्रोमेटेड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स opposite poles।
चलिए इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट। इट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में तो दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये मेटाफेज में जा रहा है, ट्रांजिशन मतलब उसमें जाने वाला है। तो chromosomes are moving towards the equatorial plate, so the direction of chromatid arms is towards opposite poles. हो गया ये डन? ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? हो गया ये? मैम अब आ गया बच्चों को, मैं कहती हूँ ये बच्चों का फेवरेट है। ये जब लिखने बोलो कॉपी में बच्चे एक ही लिखते हैं। जब उनको बोला जाता है ना कोई एक फेज लिखो, बाय डिफॉल्ट बच्चे जो है सारे के सारे मेटाफेज लिखते हैं। सबसे आसान, सबसे सुपर इजी मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। कहाँ पे दिख रहा है आपको? इक्वेटोरियल प्लेट पे। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड, जा चुके हैं टू स्पिंडल इक्वेटर and get aligned along मेटाफेज। इसको मेटाफेज प्लेट भी बोला जाता है, जो है ना इक्वेटोरियल प्लेट। ये इमेजिनरी लाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने अर्थ का इक्वेटर दिखता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, किसी ने लाइन थोड़ी खींच रखी है, वो तो आप इमेजिन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। थ्रू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट। किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर्स। टू बोथ पोल्स, दोनों तरफ से। बस एक ही लाइन ही है मेटाफेज में, और कोई लाइन ही नहीं है। शॉर्टकट में आपको याद रखना, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। अब बनाते रहिए जितनी कहानी बनानी है आपको, कि स्पिंडल फाइबर्स इसके काइनेटोकोर से स्टिक हो रखा है, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आके बैठे हुए हैं। और हाँ, एक और चीज है, यहाँ पे ये सबसे अच्छा फेज है आपको, जहाँ पे क्रोमोसोम का जो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे नंबर क्या कैसे प्रेजेंट है, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, हो गया ये? इसका लीजिए स्क्रीनशॉट मेटाफेज का। मैम डन। चलिए, हाँ एक और चीज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में मैंने कोई नंबर नहीं दिया था, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट स्टेज माना जाता है दोनों के बीच का। लेकिन मेटाफेज को नंबर 3 जरूर दे देंगे, सॉरी नंबर 2। एनाफेज को हम लोग नंबर 3 देंगे, इसको आप नंबर 2 जरूर दे देंगे। हमने ट्रांजिशन टू मेटाफेज को कोई नंबर नहीं दिया है, क्योंकि वो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है। चलिए, अब बारी आती है एनाफेज की। एनाफेज भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है जब आप इसको देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग एनाफेज में, ताकि आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज और एनाफेज में डिफरेंस समझ आए। बिल्कुल सेम, बहुत ही बढ़िया सुपर डायग्राम है, बहुत सिंपल, सबसे इजी। तो यही आप लोग बना के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि ये था मेरा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मैंने क्या किया, ये जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज अभी अभी मैंने लिखा था आपके लिए, तो इसको मैंने किया कॉपी। फिर हम गए एनाफेज वाले पेज पे, ये रहा। ट्रांजिशन टू मेटाफेज को बनाएंगे एनाफेज। अब हो जाएगा नंबर 3, दैट इज एनाफेज। अब देखिए क्या बदलाव होगा इसमें, क्या चेंज होगा। क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स, क्या करूं मैं यहाँ पे, बोलिए। क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। दिख रहा है आपको?
ठीक है। फिर क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट। और इन्हीं दोनों में बच्चे मिस्टेक करके भी आते हैं। एक ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी ऑप्शन में हो, अनाफेज भी। क्रोमेटिड आर्म्स का डायरेक्शन लिख देगा, क्रोमोसोम का मूविंग डायरेक्शन लिख देगा, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। बस एनाफेज हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Yes, ma'am, done. चलिए, अब ये बेचारा तो ऐसे ही अनोखा और अलग सा है, क्या कंफ्यूजन, कहाँ कंफ्यूजन, बच्चों को क्यों कंफ्यूजन होती है उसमें, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। बेचारा तो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है, अलग ही है, दिख ही रहा है ये कि इसने क्रोमोसोम्स को ऐसे। अच्छा, ऐसा आपको किसी और का डायग्राम दिखा क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलो, अनाफेज, कुछ भी, टीलोफेज के सिवाय बाकी के 3 में, या ट्रांजिशन टू मेटाफेज, एक भी ऐसा नजर आया आपको? नहीं, No, ma'am, this is different. मैंने, हाँ, कंप्लीटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। हाँ, कहीं पे ना कोई चांस ही नहीं बनता है कंफ्यूजन का। बच्चों को मैं क्या बोलती हूँ कि जब आपको अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ये सारा पॉइंट लिखना हो, तो इसको प्रोफेस का उल्टा कर देते हैं। कैसे? सो देखिए, बहुत ही आसान है, सुपर इजी है। करना क्या है, वहां पे हमने लिखा था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे लिख दीजिए डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, बस। डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद वहां हमने क्या लिखा था प्रोफेज में, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो गया था, डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। लेकिन यहाँ जो ये क्रोमोसोम का क्लस्टर आपको बना हुआ है, उसके चारों तरफ तो न्यूक्लियर इन्वेलप बनता हुआ दिखता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रोमोसोम्स क्लस्टर, क्लस्टर मतलब झुंड होता है, एट, कहाँ, ऑपोजिट पोल की तरफ दिख रहा है आपको, एट ऑपोजिट poles and their identity is lost as discrete elements। अभी तक बोल रहे थे ये मेटाफेज प्लेट पे बैठा हुआ है तो ऐसा है, तो इधर इसका क्रोमेटिड आर्म डायरेक्टेड है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ पे बस आपको इतनी सी बात दिखेगी कि अच्छा, इनका क्लस्टर जो है वो कहाँ बैठा हुआ, अपोजिट पोल्स पे बैठा हुआ, बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद वहां आपने न्यूक्लियर एनवेलप गायब किया था, यहाँ लेके आइए वापस, यहाँ लिखिए न्यूक्लियर एनवेलप assembles अराउंड द, चारों तरफ किसके जाएगा, क्रोमोसोम क्लस्टर के, अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। फिर आपने सारे ऑर्गेनल्स को भी डिसअपीयर किया था, उसको भी वापस लेके आइए, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड ER मतलब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रीफॉर्म। ये बन गया यहाँ पे, देखिए कितना आसान हो गया, ये सुपर इजी हो गया अब आपके लिए। टीलोफेज आपको पता भी नहीं चला, मैंने आज की क्लास में मेटाफेज, सॉरी, माइटोसिस जो है पूरा डन कर दिया मैंने, पूरा माइटोसिस मैंने ओवर कर दिया। मेरे ख्याल से मैंने आज तक किसी बैच को माइटोसिस एक क्लास में ओवर नहीं कराया।
आपका फर्स्ट बैच है जिसमें पूरा माइटोसिस मैंने एक क्लास में खत्म कर दिया है। आपको देखिए ये पूरा समझ आ रहा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, समझ आ रहा है। मैम इस स्टेज में जो ऑर्गेनील्स है मैम, खाली इतने ऑर्गेनील्स डिसअपियर होते हैं या इनके अलावा जो और भी ऑर्गेनील्स है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं? हाँ, सबका प्रोफेसर रिजल्ट, हाँ सबका, सिर्फ यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है ना वो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, क्रोमोसोम्स, बस इन्हीं का जो सारा हिसाब किताब है वो नजर आता है माइक्रोस्कोप के अंदर। समझ आया? यस मैम। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस करने में मजा आएगा आपको। ऐसे कर देती हूँ क्वेश्चंस को। गिव appropriate terms for the following description। अब आप मुझे बताइए कहाँ कंफ्यूजन आ रही है आपको। डिस्क्रिप्शन हो गया ये। सिर्फ एक वर्ड देना है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपने पढ़ा। मैंने बोला क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। आंसर बोलिए। मेटाफेज। वेरी गुड, इक्वेटोरियल प्लेट। आंसर इज मेटाफेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ नहीं, बस मैंने इतना ही लिखा बस, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मैम प्रोफेज। Ma'am, ठीक है, वेरी prophase. गुड। हाँ, प्रोफेज। देन थर्ड मैंने लिखा, अब इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। मैंने बोला क्रोमेटेड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। अब क्या होगा? Anaphase. मैम एनाफेज। ध्यान से देखिए, इसी में बच्चे गलती करते हैं, इसी क्वेश्चन में। No, ma'am, this is metaphase. मैम ट्रांजिशन टू मेटाफेज क्या लिखेंगे? मेटाफेज लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ट्रांजिशन टू मेटाफेज आपके ऑप्शन में होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको अनाफेज दिखा ना, बाकी बच्चों को भी अनाफेज ही लगता है आंसर इसका। यही मिस्टेक करते हैं वो। आप लोग नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तभी मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन। अब देखिए जो आप आंसर कर रहे हैं ना उसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट 3 का। डन मैम। अगर मैं करूं क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। मैम एनाफेज। हाँ, अब आया समझ में, दोनों अपोजिट एक दूसरे का। तब हो जाएगा ना फेस। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस फेज। अब क्या हो जाएगा? G2। मैम G2। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन। मैम एस एस फेज। फेज। हाँ, और सिंथेसिस फेज।
then duplication of centrioles. अब क्या होगा? यही सेम आंसर होगा। एस फेज और सिंथेसिस फेज में ही जो सेंट्रियोल्स है इनका नंबर भी डबल होता है। Then the phase between G1 and G2 phase अब क्या आंसर होगा इसका? एट जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा? जो मैंने लिखा है समझ नहीं आ रहा? हाँ एस फेज ही होगा, इसका भी आंसर क्या होगा? एस फेज होगा। एस फेज और सिंथेसिस फेज। चलिए इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। डन मैम। Yes, ma'am. और जब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ऐसे होता है। देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको क्या लिखा रहेगा? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल ड्यूरिंग विच, अब आपको पूरा लिख देगा उसमें, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स। अब देखिए ये क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ये हो गया। अब भाई और किसी में तो सवाल उठता नहीं ना, और किसी में तो हम कर ही नहीं सकते। हम कैसे बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम का क्लस्टर जो दोनों अपोजिट पोल पे बैठा हुआ? हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ऐसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसमें कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ टीलोफेज में ही कर सकते हैं। हाँ, और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोगों के पास। देन इसका आंसर हो जाएगा टीलोफेज। नेक्स्ट लिखेंगे द मूविंग डायरेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स towards equatorial plate। अब क्या होगा? मतलब क्रोमोसोम खुद जा रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, तब क्या होगा? Ma'am, transition to metaphase. वेरी गुड, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्योंकि मैंने उसमें लिखा था क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये दोनों बच्चों को उल्टा लगता है। सही में स्टेटमेंट पढ़ने में उल्टा है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें वैसे नहीं कंफ्यूज करना आपको, हमेशा आंख बंद करके इमेजिन करना वो किधर की तरफ जाना चाह रहा है। यहाँ पे वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जाना चाह रहा है तो क्यों जाएगा? क्योंकि मेटाफेज में उसको बैठना है इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ। तब यहाँ पे आपके पास आंसर, और सिर्फ मेटाफेज लिखेंगे तब भी गलत होगा। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज, क्योंकि हम मूव करता हुआ थोड़ी दिखाएंगे। मेटाफेज में तो जो वहां पे जाके अरेंज हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, उसके लिए हमने वहां पे टर्म यूज किया है। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अगर मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे कर दूं द मूविंग डायरेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, तब क्या हो जाएगा?
मैम एनाफेज। मैम ठीक है? एनाफेज। ठीक है, ये तो हमने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे 10 लिखा है। अब जो पूछ रही हूँ फटाफट उधर से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, आंसर जो है वो इसी में से छिपा हुआ। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? इस पेज का यस स्क्रीनशॉट ले यस मैम। लिया? अब जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर देंगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मैम मैम टेलोफेज। हाँ ठीक है, वेरी गुड, टेलोफेज। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। मैम मेटाफेज। मेटाफेज। ठीक है, वेरी गुड। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैम प्रोफेज। मैम प्रोफेज। Reformation of endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear membrane. मैम टेलोफेज। Reformation किसमें बोलेंगे? मैम टेलोफेज। हाँ, टेलोफेज। टेलोफेज। ठीक है, वेरी गुड। The direction of chromosomes towards opposite poles. मैम एनाफेज। वेरी गुड। अगर मैं बोल दूं the direction of chromosomes या moving chromosomes towards equatorial plate, तब मैम मेटाफेज। ट्रांजिशन। मैम ट्रांजिशन टू मेटाफेज। transition to metaphase। डायरेक्शन अभी मूव कर रहा है, ठीक है। Disappearance of nuclear membrane मैम प्रोफेज। और reformation of nuclear membrane। टेलोफेज। मैम टेलोफेज। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि प्रोफेज और टेलोफेज के पॉइंट्स अपोजिट हैं और ट्रांजिशन टू मेटाफेज और एनाफेज के पॉइंट्स अपोजिट हैं। ट्रिक के मेटाफेज तो अनोखा ही अलग है, इसको तो साइड ही कर दीजिए। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर एक और क्वेश्चन में सावधानी बरतेंगे, अगर आपसे पूछा गया कि जो सेंट्रियोल्स है उनका डुप्लीकेशन कब होता है, तब आपको आंसर याद रखना है एस फेज। लेकिन अगर आपसे एम फेज के अंदर जाके और पूछा जा रहा है कि कब ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तब प्रोफेज होगा। तब क्या होगा? प्रोफेज होगा। इनिशिएशन ऑफ, उसमें इनिशिएशन जरूर लिखा होगा, इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, तब प्रोफेज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। माइटोसिस मैंने आपको पूरा आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपने जितने पेजेस के स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं उसको थोरली कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे से। डायग्राम्स बहुत ही बढ़िया, बहुत साफ साफ डायग्राम्स है। प्रोफेज में तो खैर कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, यहाँ तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। जहां तक मैं बात करूं, ये तो खैर ट्रांजिशन टू मेटाफेज आप खुद से बहुत अच्छा बना सकते हैं। मतलब इस एनाफेज का उल्टा बना देंगे, इसकी बात नहीं कर रही, इसका एनाफेज का अपोजिट बना देंगे। मेटाफेज बहुत अच्छा है, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है बिल्कुल ऐसे ही इक्वेटोरियल प्लेट पे बना लेंगे। एनाफेज में क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ जाते हुए दिखा देंगे, अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल्स दिखा देंगे। टेलोफेज की जब बारी आएगी तो यहाँ पे दोनों पोल की तरफ आपको क्रोमोसोम का क्लस्टर शो कर देना है। बस समझ आ गया? डन? यस मैम। यस मैम। आज की क्लास क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम।